Hello students, myself Rupi Trivedi from LCMS Java. Okay, again here with a new video related to one more new chapter. लेकिन उसके पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसा कि आप अभी आपकी स्कूल लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। ये स्कूल लाइफ जो रहती है सबसे बेस्ट लाइफ होती है। तो ये जो आपकी स्कूल लाइफ है इसमें आपका बहुत बड़ा ग्रुप फ्रेंड सर्कल हो सकता है। आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जिनके साथ आप उठते बैठते होंगे, सारी बातें शेयर करते होंगे, ठीक है। तो आपके इतने जो फ्रेंड्स हैं उन फ्रेंड्स में एक फ्रेंड ऐसा ज़रूर होता है जिस पर आप आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो। आपको लगता है कि वो कभी भी आपको गलत डायरेक्शन में नहीं लेके जाएगा। आपको लगता है कि वो हमेशा आपका साथ देगा, आपके साथ खड़ा रहेगा। तो ऐसा आपको उसके लिए क्यों फील होता है? क्योंकि उसका नेचर ऐसा है। ओके, उसने अपनी इमेज इस तरीके से बना रखी है, अपनी रेपुटेशन एक मेंटेन कर रखी है, जिससे कि आपको उसके लिए ऐसी फीलिंग आती है। तो ये जो रेपुटेशन होती है, ये जो इमेज होती है, इसी को क्या कहा जाता है? गुडविल। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर इसी गुडविल से रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं चैप्टर 3, गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ मीनिंग ऑफ गुडविल। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गुडविल? तो जो भी गुड नेम अगर बोला जाता है कि गुड नेम, रेपुटेशन, इमेज, ब्रांड की जो वैल्यू होती है, ब्रांड वैल्यू, इससे क्या कहा जाता है? गुडविल। ओके, तो गुडविल इज गुड नेम और द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस विच इज़ अर्न बाय अ फर्म थ्रू द हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी ऑफ इट्स ऑनर। तो गुडविल किसे कहा जाता है? जो गुड नेम होता है या रेपुटेशन होती है उससे क्या कहा जाता है? गुडविल। जो कि कोई भी ऑनर या कोई भी बिजनेस अपनी ऑनेस्टी और हार्ड वर्क से अर्न करता है, ठीक है। और ये गुडविल अर्न करने में बहुत टाइम लग जाता है। If a firm rendered good services to the customers who feel satisfied will come again and again, and the firm will be able to earn more profit in future. ओके, तो आपका जो कस्टमर्स है, ओके, अगर आप उसको अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हो, अच्छा गुड्स प्रोवाइड करते हो, ओके, आपका बिहेव उसके साथ बहुत अच्छा है, तो आपके जो कस्टमर्स हैं वो आपसे सेटिस्फाई रहते हैं, और सेटिस्फाई होने की वजह से वो बार बार आप ही के पास आते हैं, और जिससे कि आपका जो प्रॉफिट है वो डे बाय डे इंक्रीज़ होता जाता है। तो फ्यूचर में भी आपको अच्छे प्रॉफिट मिलते हैं अगर आपकी गुडविल अच्छी होती है, आपका नाम अच्छा होता है, आपके बिजनेस और आपका जो मार्केट में जो रेपुटेशन है वो अगर अच्छी होती है तो ये आपके प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने में बहुत हेल्प करती है। ओके, thus goodwill is the value of the reputation of a firm which enable to it to earn higher profits in comparison to the normal profit earned by other firms in the same trade। तो आप जो बिज़नेस कर रहे हो सकता है कि कुछ और भी लोग आप ही के जैसे सेम बिज़नेस में लगे होंगे, सेम ट्रेड में होंगे, ठीक है। लेकिन आपका जो प्रॉफिट है वो डेली जो आपका जो प्रॉफिट है उससे ज़्यादा प्रॉफिट आपको कब अर्न होगा? जब अदर्स की कंपैरिजन आपकी गुडविल ज़्यादा अच्छी होगी, मार्केट में आपकी रेपुटेशन ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है। तो ये जो गुडविल है, ये रेपुटेशन है, ये जो इमेज है आपकी, ये एक तरीके से आपको फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए हेल्प करती है। ओके, आफ्टर दैट फीचर्स ऑफ गुडविल। तो ये गुडविल के फीचर्स क्या क्या होते हैं? फर्स्ट, इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट क्या होती है? ओके, ऐसी एसेट्स जिनको हम ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, सिर्फ हम उन्हें फील कर सकते हैं। तो जैसा कि एसेट्स का क्लासिफिकेशन जब आपने पढ़ा होगा उसमें आपने इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में भी पढ़ा है। तो ऐसे एसेट्स जिन्हें हम ना टच कर सकते हैं, हम ना देख सकते हैं, उन्हें इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। तो गुडविल भी ऐसी ही चीज़ होती है कि गुडविल को भी हम ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, सिर्फ हम उसे फील कर सकते हैं। तो गुडविल बाकी जो आपकी इंटेंजिबल एसेट्स है जैसे पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, वैसे ही एक एसेट होती है आपकी गुडविल जो कि इंटेंजिबल होती है। नेक्स्ट, इट इज़ अ वैल्यूएबल एसेट। जैसे बाकी एसेट्स जो होती हैं, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, इनकी अपनी एक वैल्यू होती है, वैसे जो गुडविल होती है, गुडविल की भी वैल्यू होती है। नेक्स्ट, इट इज़ हेल्पफुल अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। आप जो रूटीन, आपका जो डेली रूटीन का जो प्रॉफिट है, ओके, उससे ज़्यादा प्रॉफिट आप अर्न करते हो अगर मार्केट में आपका नाम चलता है, मार्केट में आपकी गुड रेपुटेशन रहती है, या मार्केट में आपकी अच्छी गुडविल है, ठीक है। देन वैल्यू ऑफ गुडविल डिपेंड्स अपॉन सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ द वैल्यूअर। तो गुडविल की जो वैल्यू है वो हम एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये जो गुडविल का वैल्यूएशन है वो एक तरीके से एक सब्जेक्टिव जजमेंट है जो कि वैल्यूअर पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करता है। ओके, नेक्स्ट, इट इज़ वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। तो गुडविल क्या होता है कि कोई बिज़नेस है, अगर आप
उस बिज़नेस को परचेस करते हो तो साथ ही साथ उसकी जो गुडविल है वो भी आप परचेस कर लेते हो, ठीक है। इसका एक एग्जांपल दे सकती हूँ मैं, जैसे आपने इंग्लिश मीडियम मूवी देखी होगी, उसमें इरफान खान की जो शॉप रहती है उसका क्या नाम रहता है, घसीटे राम, ठीक है। तो घसीटे राम हलवाई की उसकी शॉप रहती है। तो आपने देखा होगा कि उसका जो कॉम्पिटिटर रहता है वो उससे बार बार बोलता है कि आप आपका जो नाम है, आपकी जो शॉप है वो मुझे सेल कर दो और बदले में आप जितना अमाउंट बोलोगे मैं आपको पे करने के लिए रेडी हूँ। तो वो क्यों इतना इंटरेस्ट दिखाता है उसकी शॉप परचेस करने में, क्योंकि उसकी जो शॉप है घसीटे राम, जो टाइटल है उसकी शॉप का, वो बहुत पुरानी शॉप है, सब लोग उसी के पास आते हैं, उसकी अपनी एक गुडविल है, मार्केट में अच्छी रेपुटेशन है, जिससे वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करता है। और जो उसका कॉम्पिटिटर है उसकी जो शॉप है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी तरीके से उसने डेकोरेट कर रखी है, बिल्कुल बहुत बढ़िया कंडीशन में है, जबकि घसीटे राम की जो छोटी सी जो शॉप रहती है वो इतनी वेल कंडीशन में नहीं रहती, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करती है। तो जो कॉम्पिटिटर रहता है वो बोलता है कि नहीं, मेरी जो शॉप है वो तो इतनी बढ़िया मैंने मेंटेन कर रखी है, फिर भी सामने वाली शॉप वाला जो पर्सन है वो इतना प्रॉफिट कैसे अर्न कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए वो क्या करता है कि नहीं, अब इरफान खान को बोलता है कि आप मुझे आपकी शॉप सेल कर दो, मैं आपको जितना अमाउंट बोलोगे मैं आपको उतना अमाउंट पे करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। तो वो जो अमाउंट पे किया जाता है किस लिए पे किया जाता है, उसकी गुडविल के लिए, उसका जो नाम है मार्केट में, उसकी जो रेपुटेशन है, उसके लिए वो अमाउंट उसे पे किया जाता है। तो ये जो गुडविल होती है ये जब आप बिज़नेस को सेल करते हो, ठीक है, गुडविल की वैल्यूएशन कब करते हैं हम, जब हम उस शॉप को आप सेल करोगे तब आप उस गुडविल को भी आपको सेल करना पड़ेगा, क्योंकि शॉप उस पर्सन की हो जाएगी तो गुडविल भी उसकी हो जाएगी, ठीक है। तो जब आप उस शॉप को सेल करते हो तभी ये गुडविल एक तरीके से उभर के आती है, तभी ये गुडविल एक तरीके से रेज होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर बोला है गुडविल कैन नॉट बी सोल्ड इन पार्ट, और एक चीज़ और कहा गया है कि जैसे अगर आप बिल्डिंग की बात करो तो बिल्डिंग का कुछ पार्ट आप सेल कर सकते हो, कुछ पार्ट आप अपने पास रख सकते हो, लेकिन गुडविल ऐसी चीज़ है जिसको आप अगर आपका पूरा बिजनेस सेल करोगे, पूरी शॉप अगर आप सेल करोगे तो ही उसकी गुडविल भी ऑटोमेटिकली सामने वाले पर्सन के पास चली जाएगी, ठीक है। तो शॉप का अमाउंट पे करने के साथ साथ आपको उसकी गुडविल का अमाउंट भी पे करना पड़ेगा। गुडविल को आप पार्ट में सेल नहीं कर सकते हो या पार्ट में आप परचेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। इट कैन बी सोल्ड विद द एंटायर बिजनेस ओनली, द ओनली एक्सेप्शन इज एट द टाइम ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, इन दो केस को छोड़कर गुडविल जो होती है एक तरीके से जब आप सेल करते हो तब पूरा बिजनेस जब आप सेल करोगे तभी आप उसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे, ठीक है। क्योंकि ये जो एडमिशन और जो रिटायरमेंट का केस है इसके टाइम पे भी गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है, लेकिन अभी हम आगे डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, आगे डीप में हम नहीं सोचेंगे। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो गुडविल का वैल्यूएशन है, ठीक है, गुडविल की जो वैल्यू होती है वो आप कब पे करोगे, जब आप पूरा बिजनेस सेल करोगे, ठीक है। तो गुडविल अगर आप सामने वाले का पूरा बिजनेस परचेस कर रहे हो तो आपको सामने वाले को उस गुडविल के बदले में अमाउंट भी पे करना पड़ेगा, ठीक है। फिर 6, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल। तो गुडविल के लिए क्या होता है कि गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो टाइम के हिसाब से इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है। अगर आप अच्छी सर्विसेज आज प्रोवाइड कर रहे हो तो आपकी गुडविल इंक्रीज हो जाएगी। कुछ टाइम ऐसा हो गया कि आपके यहाँ जो वर्कर है वो कुछ काम छोड़ के चले जाते हैं या कोई नए वर्कर आते हैं जिनको ठीक से काम नहीं आता है, तो वो जब आपकी शॉप में आके काम करते हैं तो हो सकता है कि उनकी लापरवाही की वजह से आपके कस्टमर को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस वजह से उस टाइम पीरियड के लिए आपकी जो गुडविल है वो डिक्रीज भी हो सकती है कि नहीं, पहले अच्छी सर्विसेज मिलती थी लेकिन अब अच्छी सर्विसेज नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये जो गुडविल है ये एक तरीके से इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है, इसमें चेंजेस होते रहते हैं, तो एक तरीके से इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं होता है। तो ये थे आपके गुडविल के फीचर्स। अब हम आ जाते हैं, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। गुडविल इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। गुडविल की 2 कैटेगरीज होती है। फर्स्ट होती है आपकी परचेज गुडविल और एक होती है आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ओके, तो अब हम देखते हैं कि परचेज गुडविल क्या होती है। तो परचेज गुडविल के लिए अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था घसीटे राम हलवाई का, ठीक है, तो उसी को हम कंटिन्यू करते हैं कि आप देख रहे हो कि नहीं, वो जो शॉप है बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है, मार्केट में उसकी बहुत अच्छी रेपुटेशन है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप कहीं से भी पैसा अरेंज करते हो और आप सामने वाले पर्सन को बोलते हो कि आपकी जो शॉप है घसीटे राम हलवाई वाला जो नाम है वो मुझे दे दो, आपकी शॉप भी आप मुझे सेल कर दो, बदले में आप जितना अमाउंट बोलोगे मैं आपको अमाउंट पे करने के लिए रेडी हूँ। तो ऐसी कंडीशन में सामने वाला पर्सन रेडी हो जाता है कि ठीक है, मुझे इतना अमाउंट चाहिए और आप मेरी शॉप ले लो और मेरी गुडविल भी ले लो।
तो यहाँ पर क्या हुआ, आपने सामने वाले का बिजनेस परचेज किया है और सामने वाले की गुडविल भी आपने ले ली है और बदले में उसको एक अमाउंट पे किया। तो ये जो अमाउंट आपने पे किया है और इससे जो गुडविल आपके पास आई है वो गुडविल कौन सी गुडविल है, आपकी खुद की गुडविल नहीं है, वो गुडविल आपने एक तरीके से परचेस की है। तो जो गुडविल आप परचेस करते हो सामने वाले का बिजनेस परचेस करके या सामने वाले की शॉप परचेस करके, सामने वाले का नेम परचेस करते हो और उसके लिए अमाउंट पे करते हो, सामने वाले की गुडविल आप ले लेते हो और अमाउंट पे कर देते हो, उसको बोलते हैं परचेस गुडविल। ओके, अब परचेस गुडविल की कुछ एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। फर्स्ट हो जाएगी इट अरेज ऑन परचेस ऑफ अ बिजनेस और ब्रांड। तो अगर आप सामने वाले का बिजनेस परचेस कर रहे हो या सामने वाले का कुछ ब्रांड वगैरह है, नेम वगैरह है, वो अगर आप परचेस कर रहे हो तो जो गुडविल का अमाउंट आप पे कर रहे हो वो परचेस गुडविल कहलाती है। फिर कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट सो इट इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो ये जो गुडविल है ये आपकी खुद की गुडविल नहीं है, ये सामने वाले की गुडविल है जिसके लिए आपने अमाउंट पे किया है। तो ये गुडविल जब आप परचेस करते हो तो इसको आपको बैलेंस शीट में शो करना पड़ता है और इसे हम कहाँ पर शो करेंगे, असेट साइड में शो करेंगे। ठीक है, इट इज़ अमोर्टाइज्ड डेप्रिशिएटेड। ओके, जैसे कि जितनी भी असेट्स होती हैं, आपको पता है जो लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, उस पर क्या लगता है, डेप्रिसिएशन लगता है। वैसे ही गुडविल भी आपकी एक असेट है, इंटेंजिबल है तो क्या हुआ, लेकिन है तो असेट्स, तो इस पर भी डेप्रिसिएशन लगता है। लेकिन जितनी भी इंटेंजिबल असेट्स होती है उनकी जब वैल्यू डिक्रीज होती है, उन पर जब डेप्रिसिएशन लगता है तो उसके लिए क्या वर्ड यूज़ किया जाता है, अमोर्टाइज। तो यहाँ पर गुडविल पे भी डेप्रिसिएशन लगता है जिससे अमोर्टाइज कहते हैं। वैल्यू इज अ सब्जेक्टिव जजमेंट एंड असर्टेन बाय एग्रीमेंट ऑफ सेलर एंड परचेसर। ठीक है, तो ये जो गुडविल का वैल्यूएशन है किस तरीके से होगा, ये एक तरीके से एक सब्जेक्टिव जजमेंट होता है जो कि वैल्यूअर पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि परचेसर और सेलर के बीच में एग्रीमेंट होता है, गुडविल का वैल्यूएशन किस तरीके से होगा, कितना अमाउंट पे करना है, ये उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है, तो गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू हम पता नहीं कर सकते। नेक्स्ट, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है, आपने सोचा कि नहीं मुझे सामने वाले की शॉप परचेस नहीं करनी है, सामने वाले की गुडविल मुझे नहीं चाहिए, मैं खुद अपनी ऑनेस्टी से, अपने हार्ड वर्क से अपने बिजनेस को आगे तक लेके जाऊंगा, मार्केट में अपनी खुद की एक इमेज बनाऊंगा, खुद की एक रेपुटेशन क्रिएट करूंगा, खुद की एक गुडविल बनाऊंगा, खुद की एक ब्रांड डेवलप करूंगा। तो ये जो गुडविल होती है, जो रेपुटेशन होती है, जो हम बहुत सालों की मेहनत के बाद जब हम मार्केट में हमारी एक रेपुटेशन क्रिएट करते हैं तो तब जो गुडविल जनरेट होती है वो कौन सी गुडविल होती है, वो होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। क्योंकि ये गुडविल हमने किसी की परचेस नहीं करी है, हमने खुद की ऑनेस्टी और हार्डवर्क से ये गुडविल अर्न करी है। ठीक है, तो इसे कहा जाता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इट इज़ जनरेटेड इंटरनली ओवर द ईयर। तो ये जो गुडविल है ये हम खुद जनरेट करते हैं, सालों साल की मेहनत के बाद जाकर ये गुडविल जनरेट होती है। अ ट्रू कॉस्ट कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन दिस टाइप्स ऑफ गुडविल। तो ये गुडविल की ट्रू वैल्यू आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये जो गुडविल आपने बनाई है ये अपनी खुद की ऑनेस्टी और मेहनत से बनाई है। तो क्या आपकी मेहनत से या आपकी जो हार्डवर्क है आप उसका वैल्यूएशन कर सकते हो क्या, आप बता सकते हो क्या कि आपने कितनी मेहनत की है, कितने रुपए की मेहनत की है? नहीं। तो हम जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है इसे हम बैलेंस शीट में शो नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारी खुद की मेहनत होती है और हम मेहनत को पैसे में शो नहीं कर सकते। ठीक है, हम उसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। फिर यहाँ पर भी जो गुडविल की वैल्यू है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जो ये भी एक सब्जेक्टिव जजमेंट है जो कि सेम अभी आया था आपकी फीचर्स, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आया था कि वैल्यूअर पर डिपेंड करता है कि वो गुडविल का वैल्यूएशन किस तरीके से करता है। ओके, एज़ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हमारी ICAI है, इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इशू करते हैं। तो उसमें गुडविल के लिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, 26। आपको पता होना चाहिए कि इंटेंजिबल असेट या गुडविल के लिए स्पेशली गुडविल के लिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो कौन सा है आपका, 26। तो जितने भी इंटेंजिबल असेट्स हैं इसके अकॉर्डिंग, इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जितनी भी इंटेंजिबल असेट्स हैं, if it is not recorded in the books of account because consideration in money or money's worth has not been paid for it। ठीक है, तो आपकी खुद की गुडविल के लिए कोई अमाउंट आप पे नहीं कर रहे हो। ठीक है, ये आपकी खुद की गुडविल है जो कि आपने आपकी ऑनेस्टी और मेहनत से जनरेट की है, तो इससे एक तरीके से बुक्स में शो नहीं किया जाता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं लगाई जाती है, कोई वैल्यू कैलकुलेट नहीं की जाती है। ओके, फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स है जो आपकी गुडविल को इफेक्ट करते हैं? ठीक है, तो फर्स्ट है एफिशिएंट मैनेजमेंट। ओके, एफिशिएंट मैनेजमेंट का मतलब ये होगा कि अगर आपका जो बिज़नेस है या आपकी जो शॉप है
वो या जिस चीज़ का आप बिज़नेस कर रहे हो, अगर उसका मैनेजमेंट अच्छे तरीके से होगा तो ऑब्वियसली ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स आपकी शॉप पर आएंगे, आपसे कनेक्ट होंगे और आपकी फैसिलिटीज़ लेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ मैं कि आप जैसे किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, आप वहाँ पर ऑर्डर देते हो, फटाफट आपका ऑर्डर आ जाता है। आप बीच में भी कुछ एक्स्ट्रा अगर ऑर्डर दे देते हो, वो भी फटाफट आ जाता है। ओके, बैठने की फैसिलिटीज़ वगैरह अच्छी है, तो खाना भी वहाँ का बहुत अच्छा है, तो आपको क्या लगता है कि नहीं, यहाँ की सर्विस बहुत अच्छी है, खाना भी बहुत अच्छा है, हम तो बार बार यहीं पर आएंगे। तो क्या हो गया कि उन्होंने इस तरीके से अपना मैनेजमेंट इस तरीके से बिठा रखा है कि किसी भी कस्टमर को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, हर कोई कस्टमर खुश होकर जाए। ठीक है, तो इसी के अपोजिट अगर आप ऑर्डर दे रहे हो, घंटे तक बैठे हो, फिर भी आपका ऑर्डर नहीं आ रहा है, बैठने की कोई प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है, खाना भी टेस्टलेस है, तो आपको क्या लगेगा, नहीं यहाँ का तो बिल्कुल कोई मैनेजमेंट ही नहीं है, हमको तो यहाँ पे आना ही नहीं है। तो क्या होता है कि अगर आपका मैनेजमेंट वो अगर अच्छा होगा तो आपकी गुडविल भी इंक्रीज़ होगी, और अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो आपकी गुडविल डिक्रीज़ होती जाएगी। नेक्स्ट, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। ओके, आपका जो प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हो या जिस प्रोडक्ट का बिज़नेस कर रहे हो, वो जो प्रोडक्ट है, अगर उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, सामने वाला जो कस्टमर्स है वो उसे यूज़ करके एक तरीके से सेटिस्फाई हो रहा है, तो इससे क्या हो जाएगा, मार्केट में आपकी गुडविल इंक्रीज़ होती जाएगी। लेकिन इसके अपोजिट अगर नहीं, आपका जो प्रोडक्ट है वो सामने वाले कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, उससे कोई प्रॉब्लम हो रही है आपके कस्टमर को, तो इससे आपकी जो गुडविल है वो डिक्रीज़ होती जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, लोकेशन ऑफ बिजनेस। ओके, आपकी जो लोकेशन है वो भी एक तरीके से डिपेंड करती है आपकी गुडविल के इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने में। अगर आपका जो शॉप है या आपका जो बिज़नेस है, शॉप की अगर बात करें, जैसे रेस्टोरेंट का मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर आपका रेस्टोरेंट ऐसी जगह पे है जहाँ पर सुनसान एरिया नहीं है, जंगल में नहीं है, बिल्कुल एक साइड नहीं है, अच्छी लोकेशन पे है जहाँ पार्किंग की फैसिलिटी है, लोग भी आते जाते रहते हैं, कोई अगर व्हीकल वगैरह किसी के पास नहीं है तो ऑटो वगैरह की अच्छी फैसिलिटी है। ठीक है, तो अगर आपकी लोकेशन बहुत अच्छी है तो लोग वहाँ पर बार बार आना पसंद करते हैं, तो इससे आपकी गुडविल इंक्रीज़ होती है। इसी के अपोजिट अगर आपका जो आपका रेस्टोरेंट है वो ऐसी जगह पे है जहाँ पर आना ही बहुत दूर पड़ जाता है, आसपास सुनसान एरिया है, ठीक है, सोचना पड़ता है, तो आपकी गुडविल पे भी इफेक्ट पड़ता है, आपकी गुडविल डिक्रीज़ होती जाती है। फिर लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट, अगर आपका जो बिज़नेस है वो बहुत पुराने टाइम से है, ठीक है, जैसे जो शॉप है अगर बहुत पुराने टाइम से है तो लोगों का उस पर क्या हो जाता है, ट्रस्ट हो जाता है। तो ट्रस्ट होने की वजह से वो कहीं और जाना नहीं चाहते, वो उसी शॉप पर जाना चाहते हैं, उसी शॉप से अपना ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, उसी शॉप से कोई चीज़ परचेस करना चाहते हैं। तो अगर आपकी शॉप बहुत पुरानी है तो भी एक तरीके से वो अपनी गुडविल मेंटेन करती है, आपकी गुडविल इंक्रीज़ होती जाती है, लोगों का आप पर ट्रस्ट बना रहता है। फिर मार्केट सिचुएशन, मार्केट में आपकी क्या सिचुएशन है, मीन्स आपका जो बिज़नेस है, पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि आप उस चीज़ का बिज़नेस करो जिसकी मार्केट में रिक्वायरमेंट है। अगर आपके ऑलरेडी बहुत सारे कॉम्पिटिटर है, उसके बीच में अगर आप आपका बिज़नेस करते हो तो उससे भी इफेक्ट पड़ता है। लोगों ने पहले से अपना बिज़नेस सेट कर रखा है तो कोई आपके पास क्यों आएगा, ठीक है। तो आपके मार्केट की सिचुएशन क्या है, मार्केट में आपकी रेपुटेशन क्या है, मार्केट में आपकी एक तरीके से इमेज जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो भी एक तरीके से आपकी गुडविल को इफेक्ट करता है। फिर गुड कस्टमर रिलेशन, अगर आपके जो कस्टमर्स हैं उनको आप अच्छे से अटेंड करते हो, अच्छे से ट्रीट करते हो, तो आपका और आपके कस्टमर का रिलेशन बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत हेल्दी रिलेशन आप मेंटेन कर लेते हो, जिस वजह से सामने वाला जो कस्टमर है वो बार बार आप ही के पास आता है और आपकी गुडविल इंक्रीज़ होती रहती है। और आफ्टर सेल सर्विस, उसके बाद हम क्या करते हैं कि अगर कोई पर्सन कस्टमर जो है वो हमसे गुड्स अगर परचेस कर रहा है तो हम उसे सेल करने के गुड्स अगर हम सेल करते हैं उसे, तो उसके बाद की जो फैसिलिटी है वो भी अगर हम उसे प्रोवाइड करते हैं, जैसे उसका जो गुड्स है वो हम हमारे व्हीकल से उसके घर तक छोड़ देते हैं, उसके गोडाउन तक रखवा देते हैं, ठीक है, होम डिलीवरी की फैसिलिटी देते हैं। तो अगर ट्रांजैक्शन होने के बाद की भी अगर कोई छोटी मोटी सर्विसेज हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं तो उससे भी हमारी गुडविल इंक्रीज़ होती है। फिर नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल, गुडविल के वैल्यूएशन की नीड क्यों होती है, तो कब कब होती है, जब गुडविल का वैल्यूएशन करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो कौन कौन सी कंडीशन है हम देखते हैं कि जब गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है, तो व्हेन देयर इज़ ए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है। अब ये क्या चीज़ होती है, आपके 3 पार्टनर है, तीनों पार्टनर है, एक का इनके बीच में जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है उसका रेशो क्या है, 3:1। कुछ टाइम के बाद वो पार्टनर्स को लगता है कि नहीं, अब तो हम इक्वली पैसा लगा रहे हैं तो हमारा रेशो भी इक्वल हो जाना चाहिए, तो उन्होंने क्या कर लिया, 3:1 से अपना रेशो चेंज करके इक्वली कर लिया, 1:1 कर लिया। तो यहाँ पर क्या हो गया, प्रॉफिट का जो शेयरिंग रेशो था वो उनका चेंज हो गया। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि गुडविल भी उतनी ही होती है किसी पार्टनर की जितना कि प्रॉफिट में उसका शेयर होता है, ठीक है।
तो इसलिए गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है कि पहले हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये था तो हमारी गुडविल भी इसी के अकॉर्डिंग हमारी थी, तो अब हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये है तो गुडविल का वैल्यूएशन भी इसी के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। क्योंकि गुडविल कौन जनरेट करता है फर्म में, जितने भी पार्टनर्स है सब मिलकर अपना एफर्ट लगाते हैं तो जाके तो गुडविल जनरेट होती है, तो गुडविल पर भी उन पार्टनर्स का राइट होता है। तो जिस तरीके से प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है आगे जाके गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, ठीक है। तो गुडविल जो है वो तीनों की मेहनत से बनती है, इसलिए अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर आपका चेंज हो रहा है तो गुडविल का वैल्यूएशन भी ज़रूरी है। फिर अगर कोई न्यू पार्टनर एडमिट करता है तो अभी तक 2 पार्टनर थे, अब तीसरा पार्टनर आ जाएगा, तो अभी तक जो गुडविल थी वो किनकी थी, दोनों की थी, अब तीसरा पार्टनर आ जाएगा तो वो गुडविल में हिस्सा उसे भी मिलना चाहिए ना, वो भी आपकी बिजनेस से जुड़ रहा है। तो एडमिशन के टाइम पे भी और आपके और साथ ही साथ एडमिशन के साथ साथ अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो भी क्या हो गया कि 3 पार्टनर है, 3 में से 1 पार्टनर चला गया तो गुडविल अभी तक 3 की थी, अब 1 के चले जाने से गुडविल 2 लोगों की ही रह जाएगी, तो वापस से गुडविल का वैल्यूएशन होता है, ठीक है। फिर अगर आपका जो बिज़नेस है वो बिज़नेस अगर आप सेल कर रहे हो तो आपकी बिज़नेस सेल कर रहे हो, साथ ही साथ आपकी जो रेपुटेशन है गुडविल है उसको भी तो आपको सेल करना पड़ेगा। अब आप बिज़नेस नहीं कर रहे हो इस चीज़ का तो तब भी हमें गुडविल के वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है। फिर व्हेन 2 और मोर फॉर्म अमलगमेट, अमलगमेट का मीनिंग क्या होता है कि जब कोई 2 बिज़नेस मर्ज हो जाते हैं, दोनों बिज़नेस मिलकर मर्ज होकर एक नया बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे ए की फॉर्म थी, ए की कंपनी थी, बी की कंपनी थी, उन्होंने बोला कि नहीं हम दोनों मर्ज हो जाते हैं और एक नई कंपनी का नाम उन्होंने सोच लिया कि ए और बी दोनों ने मिलकर एक नई कंपनी बना ली ए बी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि दोनों कंपनी मिक्स हो गई, मर्ज हो गई, तो ये जो मर्ज होना होता है इसी को क्या कहा जाता है, अमलगमेट, ठीक है। तो जब बिज़नेस मर्ज हो जाते हैं और एक बन जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में भी गुडविल का वैल्यूएशन होता है। फिर अगर आपका जो फर्म है, आपकी जो फर्म है उस फर्म को अगर आप कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हो, कंपनी अलग चीज़ है और फर्म अलग चीज़ है, तो अगर आप आपका जो बिज़नेस है, आपकी जो फर्म है उसको आप कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो भी गुडविल का वैल्यूएशन ज़रूरी होता है। ओके, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल के वैल्यूएशन, गुडविल का तो खैर हम हमारी गुडविल का तो वैल्यूएशन कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि गुडविल कम ज़्यादा होती रहती है, लेकिन फिर भी जब हम हमारा बिज़नेस सेल करते हैं तो उस टाइम हमें गुडविल के वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है, या जो मैंने अभी आपको केसेस बताए इन कंडीशन में भी हमें गुडविल के वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है। तो गुडविल के वैल्यूएशन से रिलेटेड यहाँ पर कुछ मेथड्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट मेथड है आपकी एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये 2 पार्ट्स में है, एक है आपकी सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और सेकेंड है आपकी वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकेंड है आपकी सुपर प्रॉफिट मेथड और लास्ट है आपकी कैपिटलाइजेशन मेथड। और कैपिटलाइजेशन मेथड में भी 2 टाइप से हो जाएगा, एक आपकी एवरेज प्रॉफिट को आप कैपिटलाइज करोगे, दूसरा सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके आप गुडविल कैलकुलेट करोगे। तो ये तीनों मेथड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए, गुडविल के फीचर्स पता होना चाहिए और जो फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं, ये 2 पॉइंट आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। गुडविल क्या होती है, उसके फीचर्स क्या होते हैं और उस पर और जो पॉइंट अफेक्ट करते हैं गुडविल को वो भी आपको पता होने चाहिए। कभी कभी जो इंडिविजुअली पूछ लिया जाता है 1-1, 2-2 मार्क्स में कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में बताओ कि ये गुडविल को कैसे इफेक्ट करेगा, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये जो 3 मेथड्स है इनके अकॉर्डिंग आपको सम प्रिपेयर करने हैं, आपको पता होना चाहिए, इनका तीनों का नॉलेज आपको सिस्टमेटिक होना चाहिए। तो 1 बाय 1 हम देखेंगे। फर्स्ट वी टेक एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होती है, एवरेज प्रॉफिट मेथड मैंने आपको बताया 2 टाइप से होती है। फर्स्ट हो जाएगी आपकी सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसमें क्या हो जाएगा कि दिस इज़ अ वेरी सिंपल एंड वाइडली फॉलोड मेथड ऑफ वैल्यूएशन। तो ज़्यादातर लोग इसी मेथड को अप्लाई करते हैं गुडविल के वैल्यूएशन के लिए। ओके, इस मेथड में हम क्या करते हैं कि गुडविल को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो जितने भी हमारे पास्ट ईयर्स के जो प्रॉफिट होते हैं उनको बेस लेते हैं, ठीक है, उनका हम एवरेज निकालते हैं और फिर गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। तो इसके हम पहले फॉर्मेट देख लेते हैं कि क्या होता है गुडविल। तो गुडविल का अगर आप सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड को फॉलो करते हो तो गुडविल कैसे कैलकुलेट करोगे, तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। अब एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, तो एवरेज प्रॉफिट आपने क्या करा होगा जब आपने मैथ्स पढ़ी होगी इसके पहले, तो वहाँ पर हमने एवरेज निकालना सीखा है, ठीक है। नहीं सीखा है तो मुझे लगता है कि आपको वापस से भेजना पड़ेगा मिडिल में, नहीं। तो एवरेज के लिए क्या करते हैं, जैसे कि 3 ईयर्स के प्रॉफिट है तो 3 ईयर्स के प्रॉफिट आपने ऐड कर लिए और डिवाइड कर दिया 3 से। 5 ईयर्स के प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को ऐड करके 5 से डिवाइड कर दिया, इसे क्या कहा जाता है एवरेज। तो इस तरीके से आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लोगे। और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस, अब नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस क्या होता है, तो जैसे कि हम उसी एग्जांपल को लेंगे, घसीटे राम हलवाई वाला ही एग्जांपल लेंगे हम। उसमें क्या होता है कि जब आप
उस घसीटेराम हलवाई की जब शॉप आप परचेस कर लेते हो तो उसकी गुडविल भी आप परचेस कर लेते हो। आप उस पर्सन को ये पूछते हो कि हम आपकी गुडविल भी परचेस कर रहे हैं और आपका जो बिज़नेस है वो भी हम परचेस कर रहे हैं, तो हम कितने टाइम तक आप जो अभी प्रॉफिट कमा रहे हो वही प्रॉफिट हम फ्यूचर में कितने साल तक बिना अपना एफर्ट लगाए कमा सकते हैं। मतलब हमें कुछ भी नहीं करना है, बस आपकी जो शॉप है उसके नाम से ही हम अभी जो आप प्रॉफिट कमा रहे हो वो कितने साल तक हम कमा सकते हैं बिना अपना कुछ भी एफर्ट लगाए। तो जो घसीटेराम हलवाई की जो शॉप जिसकी होती है इरफान खान, तो वो कहता है कि कम से कम 4-5 साल तक तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे नाम पे ही आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा। तो ये जो 4-5 साल उसने एस्टिमेट लगा है, ये 4-5 साल ही क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस मीन्स फॉर हाउ मेनी ईयर्स द फर्म विल अर्न द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन फ्यूचर। ठीक है, अब उसके बाद एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, जितने भी आपके प्रॉफिट हैं जितने भी ईयर्स के हैं उनको आप टोटल कर दोगे और अपॉन में क्या कर दोगे, नंबर ऑफ ईयर, जितने ईयर के आपको प्रॉफिट दे रखे उतने ईयर से आप उसको डिवाइड कर दोगे तो आपका आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना है, यहाँ पर लिखा है टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। तो ये नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट क्या होता है ना, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट्स का आप एवरेज निकाल लोगे तो वो एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन वो एवरेज आप जिस प्रॉफिट का निकालोगे वो नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है कि जो हमारी डेली एक्टिविटी से जो प्रॉफिट हम अर्न करते हैं उसे नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। तो जिस तरीके से आपने देखा होगा कंप्यूटर में बहुत सारे वायरस होते हैं, तो हम क्या करते हैं, एंटीवायरस डलवाते हैं ताकि सारे वायरस दूर हो जाए। ऐसे ही क्या हो जाता है कि जो भी हमारे पास प्रॉफिट रहेंगे, क्वेश्चन में हमको जो भी प्रॉफिट मिलेंगे, हो सकता है कि उसमें भी कुछ वायरस हो। ठीक है, तो उन वायरस को हमें अलग करना पड़ता है और एक जो फेयर प्रॉफिट होता है, रियल प्रॉफिट होता है, उन प्रॉफिट को हम इस फॉर्मूले में रख के उसका एवरेज निकालेंगे। तो ये वायरस कौन कौन से होते हैं जिन्हें हमें एक तरीके से अलग करना रहता है, दूर करना रहता है, तो इसका एक फॉर्मेट है वो हम देखते हैं। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट इज़ कैलकुलेटेड फॉर ईच ईयर एज फॉलोज। तो ये जो नॉर्मल प्रॉफिट है ये कैलकुलेट करने का ये फॉर्मेट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पर्टिकुलर हर एक ईयर से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ वायरस मिलेंगे, वहाँ पर कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट मिलेंगे आपको। तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है वो इस टेबल, ये जो टेबल है ये आपको हेल्प करेगी। पहले देखते हैं, सबसे पहले जो क्वेश्चन में आपको जो प्रॉफिट दे रखा है वो प्रॉफिट आप ले लोगे, यहाँ पर आप मेंशन कर दोगे टॉप पे। उसके बाद इसमें से कोई चीज़ अगर आपको आपके प्रॉफिट के साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में दे रखी है तो उसको आपको इस तरीके से सॉर्ट आउट करना है। तो पहले ऐड, कौन सी चीज़ें आप उसमें ऐड कर दोगे, तो एबनॉर्मल लॉसेस जो होते हैं। अब एबनॉर्मल लॉसेस क्या होते हैं, ऐसे लॉसेस जो कि कभी कभी होते हैं। ठीक है, तो कभी कभी होते हैं जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट। अब चोरी क्या बार बार होती है क्या, आग बार बार लगती है क्या, नहीं ना। अगर आप आपकी असेट को सेल कर रहे हो तो बार बार आप असेट को सेल करोगे क्या, या बार बार असेट को सेल करने पे आपको हर बार लॉस होगा क्या, नहीं ना। तो ये ऐसे लॉसेस होते हैं जो कि कभी कभार होते हैं। तो हमें हमारे प्रॉफिट के लिए कौन सा प्रॉफिट चाहिए, वो प्रॉफिट जो कि हमारी डेली एक्टिविटी से हमने अर्न किया है। तो ये एबनॉर्मल लॉस अगर आएगा तो आप उसको ऐड कर दोगे। क्यों ऐड कर दोगे, क्योंकि इस ईयर आपको जो प्रॉफिट हुआ उसमें अचानक से आपको क्या हो गया, लॉस हो गया, ये वाला एबनॉर्मल लॉस हो गया। इन तीनों चारों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है, लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, ठीक है, कोई भी लॉस हो गया। तो आपने क्या करा होगा कि आपके प्रॉफिट में से उस लॉस को माइनस कर दिया होगा। लेकिन आपको तो क्या चाहिए, उसके पहले का प्रॉफिट चाहिए ना, क्योंकि ये कौन सा लॉस है, ये हर बार थोड़ी होता है, हमारी डेली एक्टिविटी से रिलेटेड थोड़ी है। तो आपने फिर भी इसको माइनस कर दिया, तो ये हमारी डेली एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, इसलिए हमें इसे माइनस नहीं करना चाहिए था, हमें इस लॉस के पहले का प्रॉफिट चाहिए। तो आपने लॉस समझ के इसको माइनस किया होगा, तो हम क्या कर देंगे, इसको वापस से प्लस कर देंगे, क्योंकि हमें इस लॉस के पहले का प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो हम इसलिए हम क्या करेंगे, एबनॉर्मल लॉस जब भी आएगा हम उसे ऐड कर देंगे। फिर ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अगर आपने ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूड कर दिया, ज़्यादा लिख दिया, तो उस कंडीशन में भी आप उसे ऐड करोगे। क्लोजिंग स्टॉक को अगर आपने कम लिख दिया है, अंडर वैल्यूएशन किया है, तो उसको भी आप ऐड करोगे। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो कभी कभार होते हैं, बार बार नहीं होते, वो एक्सपेंसेस अगर आपको दे दिए जाते हैं वो भी आप ऐड करोगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर को अगर आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ के चार्ज कर दिया है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर को अगर आपने रेवेन्यू मान लिया है तो भी आप उसे ऐड करोगे। अब इसका एक एग्जांपल आप ले सकते हो कि आपने कोई एसेट परचेस करी है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स कौन से एक्सपेंसेस जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है,
जनरली क्या होता है कि जो भी आप असेट परचेस करते हो तो असेट परचेस करने के लिए आपको बहुत बड़ा अमाउंट पे करना पड़ता है। तो असेट परचेस करने से रिलेटेड जो अमाउंट आप पे करते हो उसे एक तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है। तो यहाँ पर आपने कोई भी असेट परचेस करी लेकिन गलती से आपने उसे असेट अकाउंट में नहीं लिखते हुए परचेस में शो कर दिया। परचेस में हम कब शो करते हैं? जब हम छोटा मोटा गुड्स परचेस करते हैं, लेकिन असेट को परचेस करेंगे तो असेट अकाउंट में हमको शो करना पड़ेगा। तो अगर आपने असेट को गुड्स मान के परचेस अकाउंट में शो कर दिया तो ये जो मिस्टेक होगी इसे भी जस्ट इसके अपोजिट अब हम लेस किसको करेंगे? तो जस्ट यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस को आप ऐड कर रहे थे तो एबनॉर्मल प्रॉफिट को आप माइनस कर दोगे। फिर वहाँ पर ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन था तो आपने इसको ऐड किया था, तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक का अगर अंडर वैल्यूएशन होगा तो आप यहाँ माइनस कर दोगे। ठीक है, तो लेस करने वाले जो आइटम है वो है एबनॉर्मल गेन, फिर क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन, फिर ओपनिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन, फिर नॉन रिकरिंग इनकम, ऐसी इनकम जो बार बार नहीं होती है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया है तो, फिर इनकम अगर आपके नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से आपको वहाँ पर देंगे, अगर सिर्फ ट्रेड लिखा है मतलब वो ट्रेड इनकम हो गई आपकी, लेकिन अगर वहाँ पर नॉन ट्रेड लिखा है मतलब वो यहाँ पर आपको लेना है। फिर पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, अगर आपको पार्टनर को रेम्यूनरेशन देना है, फ्यूचर से रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस है तो उन्हें भी आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मेट है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? सम देख लेंगे कि भारत और भूषण देर आर 2 पार्टनर्स, इनका रेशो कितना दे रखा है? 3 और 2, और यहाँ पर मनु विल बी गिवन 2/5 शेयर ऑफ द प्रॉफिट। जो मनु है वो एज अ न्यू पार्टनर एडमिट होता है जो कि 2/5 शेयर अपना प्रॉफिट लेगा, लेकिन इस इन्फॉर्मेशन से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें मेन क्या करना है? आपको गुडविल को कैलकुलेट करना है, आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है, गुडविल का वैल्यूएशन करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि गुडविल के लिए क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट 2 years परचेस ऑफ 3 years नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट ऑफ द ईयर ऑफ द फर्म। तो यहाँ पर गुडविल का वैल्यूएशन आपको करना है 2 years ऑफ परचेस ईयर कितने दे रखे? 2, ओके, ऑफ 3 years नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको 3 years के नॉर्मल प्रॉफिट दिए गए हैं, जिसको एवरेज निकालने के बाद आप परचेस ईयर कितना लोगे? 2, और गुडविल का वैल्यूएशन करोगे। और अदर इन्फॉर्मेशन आपको क्या दे रखी है? 2019 में जो प्रॉफिट है वो कितना दे रखा है? 30,000। इसमें आपको बोला है कि आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, लॉस बाय फायर क्या हो गया? एबनॉर्मल लॉस। तो इसे हम क्या करेंगे? इसमें ऐड कर देंगे। फिर हम एक काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहला वाला प्रॉफिट आपका क्या है? 2019 का प्रॉफिट आपका 30,000। चलो ये आपका प्रॉफिट आ गया 30,000 का। लॉस बाय फायर एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस को हम क्या कर देंगे? प्लस, तो आपका जो प्रॉफिट है कितना हो जाएगा? 2019 के लिए हो जाएगा आपका 70,000। ओके, इसके पहले सेकंड आपका प्रॉफिट है 2018 का। अब 2018 का आपको क्या दे रखा है? लॉस दे रखा है, मतलब ये माइनस का अमाउंट है, तो 80,000 आपके माइनस के हो गए। फिर इंक्लूड्स वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड। तो ये जो रिटायरमेंट बार बार नहीं होता है, एक बार ही होता है, तो इस टाइम पर जब आपने कंपनसेशन पे किया तो ये भी आपका क्या हो गया? एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस को आप क्या करोगे? ऐड करोगे। तो ये 1,10,000 आपको 80,000 में ऐड करना है, लेकिन 1,10,000 प्लस के हो गए और 80,000 आपका लॉस है माइनस में, तो ये प्लस माइनस करके आपका जो बैलेंस आएगा वो कितना आ जाएगा? 30,000। तो सेकेंड ईयर का प्रॉफिट आपका 30,000 हो गया। फिर 2017 की बात करें तो 1,10,000 इसका प्रॉफिट है, और यहाँ पर 30,000 आपको बोला है कि इंक्लूडिंग अ गेन 30,000 ऑन द सेल ऑफ फिक्स एसेट। आपने एसेट को सेल किया और आपको प्रॉफिट हो गया, तो एसेट को सेल हम बार बार नहीं करते हैं, इस पर हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो कौन सा हो जाएगा? एबनॉर्मल गेन हो जाएगा। एबनॉर्मल गेन को हम क्या करते हैं? माइनस। तो यहाँ पर 110 में से ये 30 हम माइनस कर देंगे। 110 में से हमने 30 माइनस किया तो आ गया 80। तो अब हमारे जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो कौन से हो गए? 19 के लिए 70,000, 80 के लिए 30,000 और 70 के लिए 80,000। ठीक है, तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट में तीनों ईयर्स के प्रॉफिट हमने ऐड कर दिए, 3 ईयर्स के प्रॉफिट थे इसलिए 3 से डिवाइड किया, तो आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट 60,000। अब गुडविल का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट मीन्स 60,000, परचेस ईयर आपको क्वेश्चन में 2 दे रखा है तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1,20,000 आपकी क्या आ गई? गुडविल। ठीक है, तो ये आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपका क्वेश्चन था। इसी टाइप में एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने कोई टेबल वगैरह मेंटेन नहीं की क्योंकि बिल्कुल 3 ही ट्रांजैक्शन थे, आप इजीली उस टाइम हैंड टू हैंड उसको साइड में आप सॉल्व कर सकते हो। तो उस तरीके से चाहो तो आप उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, या आप टेबल बना के भी उसे सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास जब ज़्यादा प्रॉफिट है तो हम टेबल बना के ईजी रहता है हमारे लिए। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है कि गीत और मीत, यहाँ पर 2 पार्टनर्स है, नया पार्टनर जीत एडमिट होता है
और इन्होंने क्या करा है कि नया पार्टनर एडमिट हुआ है तो इनको गुडविल का वैल्यूएशन करना है। तो गुडविल का वैल्यूएशन के लिए गुडविल के वैल्यूएशन के लिए उन्होंने जो प्रॉफिट दिए हैं वो 15, 16, 17, 18 और 19 के लिए दिए हैं। ओके, देयर आर 5 प्रॉफिट्स। ठीक है, अब उन्होंने बोला है कि बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म रिवील्ड दैट, तो ये सारी चीज़ें जो होनी थी लेकिन हुई नहीं, तो अभी हम देखेंगे कि कैसे होगी। फर्स्ट आपको दिया है द फर्म हैड गेन 50,000 फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी सोल्ड इन द ईयर 31 मार्च 2016। तो द गेन प्रॉफिट वॉज क्रेडिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पर क्या हो गया, मशीन को सेल करने पे आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हुआ है। तो ये कौन सा प्रॉफिट है आपका, एबनॉर्मल गेन है। एबनॉर्मल गेन को हम क्या करेंगे, प्लस करते हैं। तो 2016 था, तो 2016 में जाकर हम ये 50,000 को प्लस करेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा सबसे पहले प्रॉफिट लिख दिया हमने, टेबल बनाई है 15, 16, 17, 18, 19 के हमने प्रॉफिट लिख दिए। ठीक है, पहले ईयर का लॉस था तो लॉस लिखा है, बाकी प्रॉफिट हमने मेंशन कर दिए। फर्स्ट ट्रांजैक्शन में हमने सेल की हमने मशीनरी और उस पर हमको क्या हो गया, गेन हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो वो 2016 से रिलेटेड था। तो 2016 में जाकर हम क्या करेंगे, ये 50,000 को लेस कर देंगे क्योंकि एबनॉर्मल गेन को हम क्या करते हैं, लेस करते हैं। फिर हमारा जो सेकेंड ट्रांजेक्शन है, चलो सेकेंड हमको दिया है कि देयर वाज एन एबनॉर्मल लॉस 20,000 का आपका एबनॉर्मल लॉस है, 2017 से रिलेटेड है। तो एबनॉर्मल लॉस को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो ये एबनॉर्मल लॉस आपने 17 के प्रॉफिट में जाकर ऐड कर दिया। फिर ओवरहॉलिंग कॉस्ट ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी। ओवरहॉलिंग का मतलब क्या होता है कि उसमें और ज़्यादा आप काम करवाते हो। जैसे आपने कोई पुरानी मशीन खरीदी हो, उसको वेल कंडीशन में लाने के लिए आपने उसको बहुत काम करवा दिया। ठीक है, एक तरीके से बिल्कुल न्यू लुक दे दिया। तो उस पर आपने ये जो आपकी सेकेंड हैंड मशीनरी थी उसको भी आपने न्यू लुक दिया है, एक तरीके से उसको पूरी तरीके से उसकी बढ़िया रिपेयरिंग करवा के बिल्कुल नया जैसा कर दिया। तो उसको आपने परचेस किया है 1 जुलाई 2017। मशीन नई होगी पुरानी उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आपने परचेस की मतलब आपके लिए तो वो नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मशीन परचेस की है 1 लाख की, वॉज डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट। अब 1 लाख की जो मशीन है, आपने मशीन परचेस करी तो मशीन के बॉक्स में उसको आपको ले जाना चाहिए, लेकिन आपने क्या करा, उसे रिपेयर के बॉक्स में आपने उसको ट्रांसफ़र कर दिया, मतलब रिपेयर अकाउंट में आपने ट्रांसफ़र कर दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया। तो पहले तो क्या करेंगे, जब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम मान लेते हैं तो क्या हो जाता है, उसे हम ऐड करेंगे। तो ये 1 लाख आपने 18 से रिलेटेड था, जुलाई 2017। तो आपका जो ईयर है कब स्टार्ट हुआ, 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 2017 को स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 2018 को वो फिनिश हुआ। तो 2018 में आ जाएगा आपका 1 लाख, ऐड कर दिया आपने। अब एक चीज़ ये हुई कि आपने इस 1 लाख को असेट माना ही नहीं, असेट नहीं माना तो आपने उस पर डेप्रिसिएशन भी नहीं लगाया होगा, आपने उसको एक्सपेंसेस मान लिया और रिपेयर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। तो रिपेयरिंग पे तो हम डेप्रिसिएशन लगाते ही नहीं है। लेकिन अब हम हमारी गलती सुधार रहे हैं, तो या अब हम उसे एक तरीके से उसका जब हम इफेक्ट दे रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि इस 1 लाख पे पहले डेप्रिसिएशन नहीं लगा होगा क्योंकि उसे असेट हमने माना ही नहीं था, हमने रिपेयर में ट्रांसफ़र कर दिया उसे, तो उस पर डेप्रिसिएशन अब हम लगाएंगे। तो असेट आपकी कितने की है, 1 लाख। 1 लाख का 20% से आपने कब असेट परचेज करी है, 1 जुलाई। तो 9 मंथ का आप डेप्रिसिएशन लगाओगे, डेप्रिसिएशन हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो ये आपने इस ईयर मशीन परचेज की थी और इस ईयर का डेप्रिसिएशन आपका 15,000 आ जाएगा। 1 लाख का 20% से 9 मंथ का, क्योंकि जुलाई से लेके 31 मार्च तक लगेगा। फिर उसके बाद ये मशीन 2019 में आपने सेल की क्या, नहीं, 2019 में भी आपके पास है, तो 2019 में भी आपको ये डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। अब डेप्रिसिएशन की मेथड यहाँ पर आपको कौन सी बोली है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। मतलब हम क्या करेंगे, 1 लाख में से 15,000 का डेप्रिसिएशन हमने लगा दिया, कितना बचा आप 85,000। तो अब 85,000 का 20% आप लगाओगे तो हो जाएगा आपका 17,000। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये सारे एडजस्टमेंट हमने कर लिए। ये हमने लास्ट में एडलेस करके यहाँ पर नेट प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिए। अब इन प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, हमारे फॉर्मूले में रखेंगे। ये प्रॉफिट ईयर दे रखा है, ईयर को 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 5 एवरेज निकालना है ना हमको, हमारे पास 5 ईयर्स के प्रॉफिट थे तो हमने 5 से डिवाइड किया। तो आपका 1 लाख क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट को आपने गुडविल के फॉर्मेट में आप रखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो 1 लाख इंटू 3 लाख आपका गुडविल आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट मेथड है आपकी वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब ये वेटेड मेथड क्या होती है, तो ये जो एक तरीके से एवरेज प्रॉफिट मेथड है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसी का एक तरीके से न्यू वर्जन आप बोल सकते हैं, मॉडिफाइड वर्जन है। इसमें हम क्या करते हैं, प्रॉफिट्स को वेट दे देते हैं। वेट का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंस देना, वैल्यू देना। ठीक है, तो इस ईयर का जो प्रॉफिट है उसे हम ज़्यादा वेट देंगे
उसके बाद वाले प्रॉफिट को उससे कम वेट देंगे, उसके बाद वाले को हम कम वेट देंगे। क्यों हम ऐसा करते हैं? क्योंकि सपोज़ कि आपकी अभी एक 11th की मार्कशीट है, एक आपकी 7th की मार्कशीट है और एक आपकी 3rd की मार्कशीट है। तो 11th की मार्कशीट आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि वो अभी की है। 7th की और 3rd की आपके लिए बहुत पुरानी हो गई। तो जो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है उससे ज़्यादा वेट दिया जाता है। तो यहाँ पर आप 11th को 3 वेट दोगे, 7th की मार्कशीट को 2 वेट दोगे और लास्ट वाली जो 3rd क्लास की मार्कशीट है उसको आप 1 वेट दोगे। ठीक है, तो इसलिए वेट इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग दिया जाता है। तो यहाँ पर वेट दे देते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, यहाँ पर गुडविल कैलकुलेट करते हैं। इसका फॉर्मेट हम देख लेते हैं। फॉर्मूला वेटेड एवरेज प्रॉफिट में सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं। अब ये प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं ये हम अभी देखेंगे। तो टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन टोटल ऑफ वेट, यहाँ वेट का टोटल लेते हैं, ईयर का टोटल नहीं लेते हैं। ठीक है, फिर गुडविल कैसे कैलकुलेट होंगे, तो ये जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकला इसको जब हम नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी गुडविल आ जाएगी। तो इसका एक सम हम देख लेते हैं। और एवरेज प्रॉफिट आपको बार बार यूज़ होगा, तो एवरेज प्रॉफिट की मेथड सेम रहेगी जैसे हमने अभी सीखी थी। इसमें कुछ वायरस हो सकते हैं, वो वायरस अगर आपको दे रखे तो आपको निकालने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे महेश और सुरेश यहाँ पर पार्टनर्स दे रखे हैं, नरेश को इन्होंने एडमिट किया है और वो चाहते हैं कि गुडविल का वैल्यूएशन हो। तो गुडविल का वैल्यूएशन के लिए यहाँ पर जो वेट दे रखे हैं वो 1 to 5 बिगनिंग से उसने बोला है कि बिगनिंग वाले को आपको 1 देना है। नहीं बोला है तो हम हमारे अकॉर्डिंग देंगे इंपॉर्टेंस के बेस पे, लेकिन दे रखा है तो उसी के अकॉर्डिंग देंगे। तो 1 to 5 आपको बिगनिंग से आप उसको वेट दोगे और आपको जो परचेस ईयर अगर आपको बोल रखा है तो यहाँ पर बोला है कि 3 years परचेस, तो परचेस ईयर के लिए आप 3 लोगे। तो चलो हम क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर आपके पास 5 years के प्रॉफिट दे रखे हैं। अब इनको आपको वेट भी देना है और गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करेंगे हम, साथ ही साथ आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट भी दे रखे हैं। तो सबसे पहले हमने ये टेबल बना ली, ये प्रॉफिट के लिए ईयर लिख दिए यहाँ पे और यहाँ पर हम सारे एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। पहले सबसे पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट को ही हम वेट दे सकते हैं। तो सेम चीज़ें, एवरेज निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो एवरेज के लिए हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं और नॉर्मल के लिए यहाँ पर आ जाएगा आपका ये एक तरीके से हम फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सारे जो वायरस है उनको हम पहले दूर करेंगे। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, अगर आपको नॉर्मल प्रॉफिट अगर आपको कोई भी मेथड अगर आपको दे रखी है तो उसमें सबसे पहले जो एडजस्टमेंट दे रखे या जो वायरस है उन्हें आपको दूर करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप फेयर वैल्यू जो रहेगी प्रॉफिट की, रियल प्रॉफिट जो रहेंगे उन्हीं को लेकर आप सम कंटिन्यू करोगे। ठीक है, तो पहले यहाँ पर जैसे आपको बोला भी है कि एक तरीके से आपका जो प्रॉफिट है, चलो पहले प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो प्रॉफिट हमको दिए थे ईयर्स के वो सारे प्रॉफिट हमने लिख दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो वायरस है इनको हम सॉल्व करेंगे। पहला दिया रहेगा कि सेकेंड हैंड मशीन आपने परचेस करी 5 लाख की 1 जुलाई को, जिसमें से 1 लाख आपने उस पर उसके ऑपरेशन के लिए और स्पेंड किया। तो टोटल आपकी एसेट कितने की होगी, 5 लाख प्लस 1 लाख टोटल हो गई 6 लाख की। लेकिन आपने क्या करा है कि यहाँ पर हुआ है कि 1 लाख जो थे बाद वाले उनको गलती से रिपेयर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। तो 1 लाख को आपने रिपेयर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, मतलब ये कौन सी मिस्टेक हो गई आपसे, कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। तो सबसे पहले हम इसे जाकर रेक्टिफाई करेंगे। तो ये 2017 है, तो ये जुलाई 2017 है, मतलब इसका एंडिंग ईयर कौन सा हो जाएगा 17-18, मतलब 2018 पे आप जाओगे तो ये 2018 पे जाकर ये 1 लाख आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। फिर जाहिर सी बात है कि इस पर आपने डेप्रिसिएशन भी नहीं लगाया होगा। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन कितना लगाना है, 20% से लगाना है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से, क्योंकि इस पर डेप्रिसिएशन भी नहीं लगा होगा। तो यहाँ पर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, इस 1 लाख पे ही लगाएंगे ना, क्योंकि सिर्फ इसी को हमने एसेट नहीं माना था। तो 1 लाख का आप लगाओगे, जो भी रेट दे रखी है उस पर 9/12 करके आप लगाओगे तो 15,000 आ जाएगा। और उसके बाद ये 2019 में भी आपके पास है, तो यहाँ पर आप पूरे ईयर का डेप्रिसिएशन लगाओगे 1 लाख में से 15 माइनस करने के बाद 17,000 से। ठीक है, फिर उसके बाद अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पर एक और जो एडजस्टमेंट दे रखा है कि यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक को आपने अंडर वैल्यूड किया है 50,000 से। तो क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन जब होगा तो हम उसे क्या करते हैं, ऐड करते हैं या लेस करते हैं। देखिए आपका जो फॉर्मेट है, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक का जो अंडर वैल्यूएशन होता है उसे हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो इसे हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन वाली कंडीशन आती है, क्लोजिंग स्टॉक हो या ओपनिंग स्टॉक, तो यहाँ पर एक ही एडजस्टमेंट में 2 एडजस्टमेंट होते हैं। एक ही चीज़ में 2 चीज़ पूछ रहा है आपसे, तो आपको ध्यान देना है
कि चलिए पहले पहला इफेक्ट दे लेते हैं कि 2018 में जाकर 15,000 का आपको इफेक्ट देना। तो 2018 में जाकर 50,000 आपने ऐड कर दिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन हुआ है, तो इसे हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पर एक एडजस्टमेंट तो उसने जो बोला है वही आप करोगे, लेकिन ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये नेक्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन हुआ है तो ओपनिंग स्टॉक का भी अंडर वैल्यूएशन हुआ होगा, तो सेम अमाउंट आपको आने वाले ईयर में भी जाकर लेस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये क्लोजिंग स्टॉक आने वाले ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक है। सेम ये चीज़ आपको अगर यहाँ पर दिया होता कि अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, तो यहाँ पर क्या करते आप? यहाँ पर जाकर आप इसको क्या कर देते? ओपनिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन अगर होता तो यहाँ पर हम इसको 50,000 को क्या कर देते? माइनस कर देते। ये ओपनिंग स्टॉक आया कहाँ से है? इसके पहले वाले ईयर के क्लोजिंग स्टॉक से ही आया है, तो यहाँ पर एक तो यहाँ पर हम माइनस करते 50,000 और एक यहाँ पर हम प्लस कर देते 50,000। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब भी क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन या अंडर वैल्यूएशन आएगा तो वहाँ पर एक ही एडजस्टमेंट में आपको 2 इफेक्ट देना है। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक आता है तो क्लोजिंग स्टॉक के बाद वाले ईयर पे भी इफेक्ट जाएगा, और अगर ओपनिंग स्टॉक आता है तो ओपनिंग स्टॉक के पहले वाले ईयर पे भी इफेक्ट जाएगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक कहाँ से आया है? लास्ट ईयर से आया है, लास्ट ईयर के क्लोजिंग स्टॉक से ओपनिंग स्टॉक आया है। और अगर क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है तो क्लोजिंग स्टॉक आने वाले ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, ठीक है। तो क्लोजिंग दे रखा है तो आपको आने वाले ईयर में भी इफेक्ट देना है, और अगर ओपनिंग स्टॉक दे रखा है तो उसके पहले वाले ईयर में भी आपको इफेक्ट देना है। तो यहाँ पर हमने इफेक्ट दे दिया। फिर लास्ट दिया यहाँ पर पार्टनर को रेम्यूनरेशन पे करना था। पार्टनर के रेम्यूनरेशन के लिए बोला है कि पर पार्टनर ईच पार्टनर 20,000। तो पार्टनर कितने हैं? 2 पार्टनर है, तो 2 पार्टनर के लिए हम 1 ईयर में कितना देंगे? 20,000 एक पार्टनर का, 20,000 दूसरे पार्टनर का, तो हो गया कितना? 40,000। तो 40 40 40 यहाँ पर कोई ईयर मेंशन नहीं किया है, मतलब सारे ईयर्स में से आपको 40 40 माइनस करना। इस तरीके से हमारे ये जो एडलेस करने के बाद लास्ट के जो प्रॉफिट आ गए हैं ये हमारे अब नॉर्मल प्रॉफिट है। इन नॉर्मल प्रॉफिट को अब हम क्या करेंगे? लेके चलेंगे हमारे वेटेड एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि एवरेज निकालना है ना। एवरेज के लिए हमको बिना वायरस वाले हमें नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए होते हैं, तो हमने अभी क्या करा? वायरस को प्रॉफिट से दूर कर लिया और ये सारे नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास आ गए। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट को हम क्या करेंगे? वेट देंगे। तो हमको क्वेश्चन में बोल रखा है कि बिगिनिंग से आपको स्टार्ट करना है, बिगिनिंग को 1 2 3 4 5 इस तरीके से देना है, और ये वेट का आपको टोटल लगाना है 15। फिर हम लास्ट वाली टेबल में क्या करेंगे? जो नॉर्मल प्रॉफिट आया है उसको हम वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद ये सारे के सारे आपके आंसर आ गए हैं, इन्हें क्या कहा जाएगा? वेटेड प्रॉफिट। और वेटेड प्रॉफिट को जब आप टोटल लगाओगे तो इसको बोलेंगे वेटेड प्रोडक्ट प्रॉफिट बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो अब हम ये जो वेट है हमारे पास वो भी आ गया, और ये वेटेड प्रॉफिट भी हमारे पास आ गया। अब इसका फॉर्मूला हम लगाएंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो टोटल वेटेड प्रॉफिट, सारे प्रॉफिट आ गए, उसका टोटल आपने ले लिया। फिर टोटल ऑफ वेट, वेट का टोटल आपने ले लिया 15, इसको डिवाइड किया तो 1,25,000 आपका आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इसको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपकी गुडविल आ गई, ठीक है। नेक्स्ट सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होती है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है। तो एक जो आपको हर बार जो प्रॉफिट अर्न आप कर रहे हो वो प्रॉफिट आपका जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट है, ठीक है। तो आप डेली जो हर ईयर जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हो उससे आपने सोचा कि इस ईयर आपको इतना प्रॉफिट होगा, ठीक है। जो डेली प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो आपने सोचा कि इस ईयर आपको उससे थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट अर्न होगा, और आपको उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न हो जाता है, तो वो कौन सा प्रॉफिट हो जाता है? सुपर प्रॉफिट, ठीक है। तो जितना प्रॉफिट हमें अर्न हो रहा है उससे ज़्यादा प्रॉफिट जब हम सोचते हैं और उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट हमें मिल जाता है तो वो हो जाता है सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में हम किस तरीके से गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं? तो गुडविल के लिए फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। अब सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका सुपर प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो कि दे रखी है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 हो जाएगा। फिर कैपिटल एम्प्लॉयड, आपको एक नया वर्ड है तो कैपिटल एम्प्लॉयड आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो इसका फॉर्मूला है टोटल असेट जितनी भी है उसमें से आप आउटसाइडर लाइबिलिटी, जिन्हें करंट लाइबिलिटी कहा जाता है, तो आउटसाइड लाइबिलिटी को आप माइनस कर दोगे। फिर अगर आपको कोई गुडविल दे रखी है, एक्सिस्टिंग गुडविल मतलब अगर आपको बैलेंस शीट में कोई गुडविल दे रखी है वो आप माइनस कर दो, या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट अगर दे रखे हैं उनको आप माइनस कर दो, और फिक्टिशियस असेट अगर आपको दे रखी है वो माइनस कर दो। तो उसके बाद जो आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर आपको क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें नहीं दे रखी है, सिर्फ कैपिटल ही दे रखी है, तो आप कैपिटल को ही कैपिटल एम्प्लॉयड मान लोगे, ठीक है। तो हम देखते हैं इसका क्वेश्चन। एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखा है 36,000, ठीक है। उसके बाद आपको दे रखा है कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दे रखा है? 2 लाख, और आपको बोला है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है? 10%, और आपसे कहा जाता है कि रेम्यूनरेशन पे करना है 6,000 पर एनम, है ना। तो प्रॉफिट में से ही
एवरेज प्रॉफिट में से ये वायरस है जिसे हमें निकालना पड़ेगा, तो इसका भी कैलकुलेशन हम करेंगे। और लास्ट में आपको बोला है कि 2 ईयर्स के बेस पर आपको सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और गुडविल कैलकुलेट करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। तो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस आपको दे रखे 2। ये सुपर प्रॉफिट कैसे आया आपका 10,000, तो ये देखते हैं हम कि सबसे पहले सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या आपका, एक्चुअल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट पहले हमको चाहिए, तो एवरेज प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये रहा एवरेज प्रॉफिट हमारा था 36,000, जिसमें हमने रेम्यूनरेशन पे कर दिया, तो रेम्यूनरेशन को हम माइनस कर देंगे, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 30,000, ये लिख दिया हमने 30,000। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दे रखा है 2 लाख, 10 अपॉन 100 करा तो 20,000 आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। तो एवरेज में से नॉर्मल माइनस किया तो 10,000 आपका सुपर प्रॉफिट हो गया, और सुपर प्रॉफिट को आपने इस फॉर्मूले में रखकर 10,000 इंटू 2 करके 20,000 से आपका सुपर प्रॉफिट के थ्रू आपकी गुडविल कैलकुलेट हो गई, ठीक है। ये आपका इजी सम था। अब कैपिटलाइज मेथड में क्या हो जाता है, 2 मेथड आपकी हो जाएगी, या तो आप एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना पड़ेगा या सुपर प्रॉफिट के थ्रू आपको निकालना पड़ेगा। तो पहले हम देखेंगे कि एवरेज प्रॉफिट को अगर कैपिटलाइज करते हैं तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है। तो जब आपको क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके गुडविल कैलकुलेट करनी है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा, सबसे पहले आप कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म की जो वैल्यू उसको आप कैपिटलाइज करोगे, तो ये वैल्यू आपको पहले कैलकुलेट करनी होगी। वो कैसे करेंगे, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, क्वेश्चन में दिया होगा आपको। फिर एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको पता है। फिर नेट असेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि मैंने आपको बताया है, इसी तरीके से कैपिटल एम्प्लॉयड को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके पहले जो हमने डिस्कस किया है सेम वही चीज़ यहाँ पर कंटिन्यू आप करोगे। और गुडविल कैसे कैलकुलेट हो जाएगी, तो जो आप कैपिटलाइज वैल्यू, ये जो आंसर आप लेकर आओगे, इस कैपिटलाइज वैल्यू को आप कैपिटल एम्प्लॉय में से माइनस करोगे तो जाके आपका जो आंसर आएगा वो आपकी हो जाएगी गुडविल। तो देखते हैं इसका एक सम। यहाँ पर आपको दे रखा है कि टोटल कैपिटल आपको कितनी दे रखी है, 16 लाख, रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है 10%, और प्रॉफिट दे रखा है 2 लाख। अब इसको लेकर आपको क्या करना है, कैपिटलाइज करना है और आपको गुडविल कैलकुलेट करना है। तो देखिए, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉय अगर आप करोगे तो आपकी गुडविल आएगी। तो सबसे पहले कैपिटलाइज वैल्यू निकालेंगे हम। कैपिटलाइज वैल्यू का फॉर्मूला था प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। प्रॉफिट दे रखा है 2 लाख, 100 और रेट भी दे रखा है 10, इसको सॉल्व किया 20 लाख आपकी कैपिटलाइज वैल्यू आ गई, ठीक है। और टोटल कैपिटल आपको क्वेश्चन में दे रखा है 16 लाख। तो 20 लाख जो कि कैपिटलाइज वैल्यू थी उसको कैपिटल एम्प्लॉय नहीं दे रखा कुछ भी, तो हम कैपिटल को ही कैपिटल एम्प्लॉय मानेंगे। तो इसको हमने माइनस किया तो 4 लाख आपकी क्या आ गई, गुडविल, ठीक है। फिर इसी में आपको अगर सुपर प्रॉफिट मेथड दे दी जाती है कि सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड को यूज़ करके आपको गुडविल कैलकुलेट करना है, तो इसमें क्या फॉर्मूला हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ पर लास्ट में आपको कोई माइनस नहीं करना है, डायरेक्ट आपका जो आंसर आएगा वही आपकी गुडविल हो जाएगी। तो सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सुपर प्रॉफिट मेथड में हमने सीख लिया है। और एवरेज प्रॉफिट में भी अगर कुछ वायरस आ जाते हैं तो वो एवरेज प्रॉफिट हम पहले कैसे निकालते थे वैसे ही यहाँ पर आपको निकालना रहेगा। तो इस क्वेश्चन में आपको 2 लाख की एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, टोटल एसेट दे रखी 15 लाख और पार्टनर्स की कैपिटल है 12 लाख, ठीक है। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो आप कैपिटल को ही कैपिटल एम्प्लॉय मान लोगे। 10% आपकी कैपिटल एम्प्लॉय के लिए रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है और आपको गुडविल को कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं गुडविल का फॉर्मूला क्या है सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। ये सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये सुपर प्रॉफिट पहले कैलकुलेट करना होगा। सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, एवरेज में से आप नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करोगे तो आपका सुपर प्रॉफिट आएगा। तो एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है 2 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट कितना दे रखा है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। इस फॉर्मूले में कैपिटल एम्प्लॉय के लिए कुछ भी नहीं था तो हमने कैपिटल को ही कैपिटल एम्प्लॉय मान लिया। तो 12 लाख को लेकर हमने ये सॉल्व किया है, ये आपका आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस किया तो आपका 80,000 का क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट। और ये सुपर प्रॉफिट को आपने यहाँ पर इस फॉर्मूले में पुट किया तो ये 8 लाख आपकी क्या आ गई, गुडविल। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन जो है ये भी कंप्लीट हो गया। तो आज का हमारा ये जो वीडियो है ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो न्यू चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू।